जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल जो कि दोस्तों 10+2 में जो 2024 वैकेंसी आई है, जिसमें एग्जाम होने वाली है 2024 में। देखिए दोस्तों, कौटिल्य जीएस टीचिंग द्वारा जो संस्था है उनके द्वारा बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें दोस्तों टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। इसमें दोस्तों आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले आप प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखिए। और दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कि किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है। तो याद रखिएगा, विशाल लाल धब्बा जो है यह बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। तो विशाल लाल धब्बा बृहस्पति ग्रह पर पाया जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों बृहस्पति ग्रह जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। और इसका दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ही उपग्रह इसी का है, जिसको गैनीमेड बोलते हैं। और अगर दोस्तों आपको मंगल ग्रह की बात कहा जाए तो मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और देखिए, जो बृहस्पति ग्रह पर दोस्तों जो विशाल लाल धब्बा पाया जाता है, इसीलिए दोस्तों इसको मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह आकार में भी बड़ा है इसलिए। नेक्स्ट है कि बिक्री कर है। तो देखिए दोस्तों, बिक्री कर जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन में बी आपका राइट हो जाएगा, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। देखिए, जब कर का भार एवं दबाव एक ही व्यक्ति पर पड़े तो उसे हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 3। बोल रहा कि संसद को आम बजट के अतिरिक्त कौन सा दूसरा बजट प्रस्तुत होता है। तो देखिए दोस्तों, संसद में आम बजट के अतिरिक्त रेल बजट भी प्रस्तुत होता है। तो ऑप्शन में बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं। तो पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक औषधि सेल का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, औषधि, याद रखिएगा। यह दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ पर लगभग दोस्तों 75%, याद रखना है, 75% भाग यह औषधि पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि भारत के देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार तथा पूर्वी पश्चिमी विस्तार है। तो देखिए दोस्तों, भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है और तथा पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दक्षिणी विस्तार 3214 और पूर्व पश्चिम 2933 है, याद रखिएगा। और भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दोस्तों विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.43% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती है। तो देखिए दोस्तों, जो विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्षा भर वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, विषुवतीय रेखीय। और इसे दोस्तों यहाँ पर 12 महीना तापमान ऊंचा बना रहता है और शरद ऋतु नामक महीना यहाँ पर ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है। तो उत्तरी भारत में दोस्तों शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ अथवा जेट स्ट्रीम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है, पश्चिम से आने वाला चक्रवात। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ अवस्थित है। तो रिंग ऑफ फायर दोस्तों प्रशांत महासागर के चारों ओर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, प्रशांत महासागर के चारों ओर। और इस स्थान पर दोस्तों विश्व के ज्वालामुखी का 2/3 भाग इस सागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप, चापों तथा समुद्र द्वीपों के सहारे पाए जाते हैं, इसलिए इसे प्रशांत महासागर को दोस्तों रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 बोलता है कि भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित है। तो देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यह नीलगिरी में है, जो कि दोस्तों 1986 में यहाँ पर स्थापित किया गया था। कब को स्थापित किया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और राष्ट्रीय स्तर पर नवोदिष्ट 18 जैव मंडल रिजर्व की स्थापना हो चुकी है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। तो देखिए दोस्तों, अभी वर्तमान में विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह लदान मात्रा एवं कंटेनर क्षमता दोनों के आधार पर दोस्तों संघाई बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, संघाई बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में किस किस्म का कहवा उगाई जाती है। तो भारत में देखिए दोस्तों 2 प्रकार के कहवा की कृषि की जाती है, एक अरेबिक है और दूसरा रोबेस्टा। तो अरेबिका को दोस्तों कृषि का कुल क्षेत्रफल के 60% भाग पाया जाता है। तो 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरेबिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। तो नॉर्मन ई बोरलॉग को दोस्तों याद रखिएगा, कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका
राइट हो जाएगा। अगर भारत में कहेगा दोस्तों कृषि के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों यह कावेरी नदी पर अवस्थित है। और यह कहाँ में, तो कर्नाटक में, याद रखिएगा। कर्नाटक में दोस्तों कावेरी नदी पर अवस्थित है। अगर आपको दोस्तों देखिए गरसोपा यानी कि दोस्तों जोग या गरसोपा की बात की जाए तो आपका शरावती नदी पर अवस्थित है। जुलिया, मधार, पुमासा जलप्रपात ये आपको चंबल नदी पर है। त्रिकुट भी दोस्तों आपको चंबल नदी पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोल रहा है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है, तो भिलाई देखिए दोस्तों सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में है और यह दुर्ग जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भिलाई नगर दोस्तों एक औद्योगिक नगर है। देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में दोस्तों रूस के सहयोग से किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों को सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते हैं, तो देखिए दोस्तों बर्तन बनाने के लिए सिंधु का मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट हो जाएगा दोस्तों 15 का, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी की अच्छी तरह से पकाए एवं चित्रात्मक बर्तन। देखिए दोस्तों जिसमें चूना या अबरक मिलाया जाता था, तो हड़प्पा के बर्तन भारी और उपयोग थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, देखिए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति सबसे पहले तो हुआ था यह बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद ही हुआ था और राजगृह के दोस्तों सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इस समय मगध का शासक दोस्तों अज्ञात शत्रु थे और इस संगति की अध्यक्षता पूछा आपसे तो महाकश्यप थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा महाकश्यप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 17 बोल रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है केंद्र कौन था दोस्तों, तो मौर्य काल में जो था तक्षशिला या शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा तक्षशिला। और दोस्तों देखिए याद रखिएगा कि कौटिल्य के तक्षशिला के शिक्षा केंद्र पर प्रमुख आचार्य थे और यह सौभाग्य से अत्यंत रूढ़िवाद तथा क्रोधी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन से पशु उत्कीर्णित नहीं है, तो देखिए दोस्तों सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर हिरण नहीं उत्कीर्ण थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा हिरण, यह दोस्तों नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19, ठीक है 19 बोल रहा है कि राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था, तो राजेंद्र चोल ने दोस्तों पाल नरेश महिपाल प्रथम को पराजित किया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा महिपाल प्रथम को। और राजेंद्र चोल ने दोस्तों अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में सेना भेजी थी, क्योंकि गोविंद चंद्र को जीतने के बाद उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल के ऊपर आक्रमण कर उसे भी पराजित किया और पराजित पाल नरेश युद्ध क्षेत्र से दोस्तों भाग गए थे, याद रखिएगा। और इस अभियान का उद्देश्य था कि गंगा नदी का पवित्र जल लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुत्ता संपन्न शासक था, तो यह दोस्तों कौन था, तो इल्तुतमिश था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 बोल रहा है कि औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था, तो देखिए दोस्तों औरंगजेब ने दक्षिण के राज्य बीजापुर या गोलकुंडा को जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बीजापुर। देखिए दोस्तों बीजापुर गोलकुंडा दोनों को जीता था, तो औरंगजेब द्वारा अंतिम दक्षिणी राज्य के रूप में गोलकुंडा को सम्मिलित किया गया था, तो इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों 22 बोल रहा है कि सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा तबकात ए अकबरी ग्रंथ की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन प्रांत का गठन किया गया था, तो देखिए दोस्तों वह उड़ीसा को, जहांगीर के समय दोस्तों उड़ीसा नामक नवीन प्रांत का गठन किया गया था 1611 ईस्वी में। टोडरमल के पुत्र राजा कल्याणमल ने दोस्तों खदाई यानी कि उड़ीसा को राजा पुरुषोत्तम दास से जीता था और उड़ीसा को बंगाल से पृथक करके दोस्तों गठित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 बोलता है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त होता है, तो यह दोस्तों देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी को दोस्तों सफलता तथा लोकप्रियता श्रीमती एनी बेसेंट के कारण प्राप्त हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने अलीपुर संयंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचाव किया था, तो देखिए दोस्तों अलीपुर संयंत्र कांड से बचे अरविंद घोष को चित्तरंजन दास ने बड़ी कुशलता से बचाव किया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों चित्तरंजन दास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक का अनुबंध कौन थे। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष दोस्तों घनश्याम दास बिरला थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, घनश्याम दास बिरला। पूना समझौता दोस्तों सितंबर 1932 के बाद महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन की रुचि लेने लगे तथा इस प्रकार के अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम दोस्तों परिवर्तन और हरिजन सेवकों संघ कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता किए हैं। तो याद रखिए दोस्तों, बेलगाम की जो 1924 में हुआ था, या दोस्तों बेलगाम कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और गुवाहाटी अधिवेशन की बात की जाए जो 1926 में हुआ है, तो या दोस्तों एस श्रीनिवास अयंगर थे इसकी अध्यक्षता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की कार्यकाल की बात की जाए तो 1899 से 1905 तक था, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं दोस्तों, तो गोपाल हरि देशमुख, याद रखिएगा। गोपाल हरि देशमुख जो है यह लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि वेदों की ओर लौट चलो, यानी कि दोस्तों वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, वेदों की ओर वापस चलो यह आदर्श वाक्य दयानंद सरस्वती ने दिया था। और उन्होंने ही दोस्तों 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। कौन, तो दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र का यह परिभाषा किस विद्वान की है। तो यह 31 का आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अब्राहम लिंकन। देखिए, अब्राहम लिंकन ने दोस्तों 1863 में डेविस वर्ग के भाषण में कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा किया जाने वाला शासन है। कहाँ में दोस्तों, किस भाषण में, तो डेविस वर्ग भाषण में अब्राहम लिंकन ने बोला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश दोस्तों स्विट्जरलैंड है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है। तो यह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसको 3 अंग होता है, तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था। तब भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा दोस्तों 1955 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 1955 में। और इसके ही अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के तरीके को बारे में दोस्तों विस्तृत चर्चा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है। तो यह दोस्तों अनुच्छेद 324 के अनुसार किया गया है, याद रखिएगा। और भाग आपसे पूछेगा दोस्तों, तो संविधान के भाग 15 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो देखिए दोस्तों, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है। तो द्विसदनात्मक वाला देश दोस्तों कौन सा है, तो यह भारत है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 38 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है। तो भारत में दोस्तों देखिए चुनाव के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो इसका प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, भारत में दोनों होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी प्रणाली है। तो भारत में कौन सी प्रणाली है। तो भारत में दोस्तों संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, भारत में संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40। देखिए दोस्तों 40 बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ नमक कानून तोड़कर किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, नमक कानून तोड़कर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 बोलता है कि यातसोक के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख को। किस राज्य में, तो यह लद्दाख में। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए दोस्तों मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हरि बाल कृष्णन को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, हरि बाल कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है।
तो विश्व मृदा दिवस दोस्तों याद रखिएगा, ये आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 5 दिसंबर को दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन 44 कह रहा है कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, नुआखाई जो है यह भारत के मुख्य रूप से उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा दोस्तों, उड़ीसा याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, नुआखाई मौसम के न्यू चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है, नुआखाई याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो यह 45 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, बेलिंका क्लार्क बनी है याद रखिएगा, बेलिंडा क्लार्क। नेक्स्ट है कि ड्रीम्स फ्रॉस माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है। तो ड्रीम्स फ्रॉस माय फादर के लेखक दोस्तों बराक ओबामा है। तो ऑप्शन नंबर ए सी राइट हो जाएगा दोस्तों, बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 47 बोल रहा है कि किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ज्योति गुप्ता को। किसको? तो ज्योति गुप्ता को दोस्तों या डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 आयोजित आपको स्विट्जरलैंड में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए दोस्तों, यह 22वां संस्करण था 2022 का, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का संबंध 22वां संस्करण से है और भारत ने 23 स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, भारत ने 23 स्वर्ण पदक नहीं जीते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों कि यह कथन गलत है। बाकी दोस्तों पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा था और विनेश फोगाट दोस्तों 53 kg वाला कुश्ती में गोल्ड जीता था, ये बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50 बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड एम्बेसडर सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, वाईकॉम 18 का दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और मास्टर कार्ड को दोस्तों मैग्नस कार्लसन को, देश के मेंढर प्रोग्राम को दोस्तों सोनी सूद को बनाया गया है और केरला एडवेंचर टूरिज्म को दोस्तों इम्तियाज अली, जो कि यह दोस्तों कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच के दर से बढ़ता है। तो यह 51 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत दोस्तों याद रखिएगा, यह दोस्तों प्रति माह लगभग आधा इंच के दर से दोस्तों बढ़ता है। और यह दोस्तों छोटी आंत की बात की जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, जो छोटी आंत है यह मनुष्य के पूर्ण रूप से भोजन का पाचन दोस्तों छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है। तो देखिए दोस्तों, सिनकोना जो है यह कुनैन का एक स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, सिनकोना। नेक्स्ट है कि मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन को समृद्ध स्रोत है। तो देखिए दोस्तों, मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल विटामिन या डी का समुद्र स्रोत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। देखिए दोस्तों, मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल है। ओमेगा 3 दोस्तों यह क्या है, तो यह वसा अम्ल है, याद रखिएगा। इसमें EPA तथा DHA होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर दोस्तों यह लंबा होता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा 30 फीट अर्थात 9 मीटर। तो मीटर में पूछा तो 9 हो जाएगा, अब फीट में पूछता दोस्तों तो आपसे 30 फीट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 55। पादप कोशिकाओं को भित्तियाँ किससे बनी होती हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पादप कोशिकाओं की जो भित्तियाँ की आपसे बात करेगा तो याद रखिएगा यह आपको सेलुलोज की बनी होती है पादप कोशिका में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है। तो देखिए दोस्तों, जानवरों के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका है, न्यूरॉन तंत्रिका। तो 56 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57। क्वेश्चन 57 कहता है कि पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। तो पृथ्वी का पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताज़ा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए दोस्तों सुलभ है। तो देखिए, पृथ्वी की सतह का 70% से दोस्तों अधिक भाग जो पानी के साथ घिरा है और पृथ्वी पर दोस्तों पानी का कुल 1% कम भाग ताज़ा पानी है और यह प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए दोस्तों सुलभ माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 1% से कम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा का उच्चतम
क्षमता है। तो देखिए दोस्तों, पवन ऊर्जा के लिए अधिकतम संभावित क्षेत्र जो है यह पश्चिमी घाट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। क्योंकि दोस्तों भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का लगभग 6% दोस्तों पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है। अक्षय संसाधन है दोस्तों, तो 59 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। देखिए दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश है अक्षय संसाधन है और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को उष्मा या विद्युत में बदलकर अन्य प्रयोगों में लाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों याद रखिएगा, हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 61 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप लकड़ी का उपयोग करना दोस्तों यह ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है। बाकी दोस्तों देखिए, जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग होता है, सही है, वनीकरण भी सही है दोस्तों, और सौर के पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, UNFCCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सबसे पहले दोस्तों इसका मुख्यालय पूछा, तो मुख्यालय याद रखिएगा जर्मनी के बॉन शहर में स्थित है। तो बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉन, जर्मनी के बॉन शहर है दोस्तों। और UNFCCC का पूरा नाम आपसे पूछेगा तो हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति की इकाई दोस्तों आपसे पूछेगा, तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट होगा, डायोप्टर है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों, तो डायोप्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64 बोल रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों 63 का ऑप्शन ए में दिया गया है हाइपरमेट्रोपिक। हाइपरमेट्रोपिया की बात किया दोस्तों तो इसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, और इसको दोस्तों उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है इस रोग को दूर करने के लिए, उत्तर लेंस का। अगर ज़्यादा दृष्टि दोष की बात की जाए दोस्तों, जिसे आपको बोलते हैं प्रेसोबायोपिक, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यह दोस्तों इसमें देखिए वृद्धावस्था के कारण आँख की समस्या क्षमता घट जाती है इसमें और समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न तो निकट की वस्तु देख पाता है, उससे हम लोग ज़्यादा दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो न्यूटन के गति का प्रथम का नियम का दोस्तों जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, जड़त्व का नियम। देखिए दोस्तों, न्यूटन के गति को 3 नियम है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम को दोस्तों संवेग का नियम कहते हैं, और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। तो देखिए, किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों त्वरण कहते हैं, और इसका मात्रा की बात की जाए दोस्तों तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तथा यह एक दोस्तों सदिश राशि होता है, याद रखिएगा। तो इसका आपका जो कि क्वेश्चन करा कि जब कोई वस्तु एक समान से गति कर रही है तो इसका त्वरण हमेशा दोस्तों शून्य होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वस्तु की गति समय के सापेक्ष स्थिर रहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस पिन का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। तो किसी पिन का भार दोस्तों न्यूनतम आपको भूमध्य रेखा पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है कि पानी का घनत्व क्या है। तो पानी का घनत्व दोस्तों याद रखिएगा 1000 kg प्रति मीटर क्यूब है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, 1000 किलो घन मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों कि 273 केल्विन का मान क्या है। देखिए दोस्तों 273 केल्विन का मान दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। क्योंकि दोस्तों सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, जबकि केल्विन स्केल दोस्तों 273 केल्विन से शुरू होता है, इसलिए दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी का तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी को तीसरी अवधि और 8वें समूह में नोबेल गैस को आर्गन में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, यह आर्गन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह नाइट्रोजन को, याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस को दोस्तों उपयोग खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होता है। तो 71 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा।
सी राइट हो जाएगा सोडियम, याद रखिएगा। सोडियम दोस्तों बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है और वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड तथा जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 72। देखिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इसका आप लोग का PDF चाहिए तो दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। यदि दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रासायनिक का सूत्र K2SO4 किसको निरूपित करता है। तो देखिए दोस्तों ये रासायनिक सूत्र K2SO4 पोटेशियम सल्फेट को निरूपित करता है। तो पोटेशियम सल्फेट दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट है कि पेंसिलिन की खोज के श्रेय किसे दिया जाता है। तो पेंसिलिन का खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इनकी खोज दोस्तों 1928 ईस्वी में इंग्लैंड में किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। बोलता है कि पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है। तो पेड़ की आयु की गणना दोस्तों याद रखिएगा, यह कैडमियम की क्रिया या क्रियात्मक शरीर तथा पर्यावरणिक कारकों को नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, पेड़ की आयु की गणना वार्षिक वलयों को संख्या गिनकर किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि नेत्रदान में दानी आँखों का कौन सा भाग को दान करता है। तो नेत्रदान में दोस्तों अगर आपसे कहेगा कि दानी आँखों का कौन सा भाग दान करता है तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर आपका ए, कॉर्निया को, याद रखिएगा। नेत्रदान में दोस्तों कॉर्निया के दान होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टोटल दोस्तों इसमें लोग 75 क्वेश्चन देखे हैं और इसका मैथ रीजनिंग के लिए दोस्तों आप लोग PDF प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि फुल डिस्कशन के साथ रहेगा, तो वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।